Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Hope you understand the previous video which I have made on the introductory paragraph of breathing and exchange of gases and respiratory organs. So in today's video what we are going to cover is this table we have already discussed in the previous video. So in today's video we are going to cover 14.1.1 which is human respiratory system. सो ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले, ये पैराग्राफ समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम पहले दिखा देती हूँ जिससे आपकी पूरी चीज़ें जो है वो कवर अप हो जाएंगी. या सो दिस इज़ द डायग्राम. तो ये जो है वो क्या है, अपने नेज़ल कैविटी तो आगे ये है नॉस्ट्रल्स. अपने जो नेज़ल ओपनिंग्स नॉस्ट्रल्स हैं ये वो हैं. कहाँ पे हैं? अपर लिप्स. ये जो अपर लिप्स है इसके जस्ट ऊपर है. ठीक है, तो ये नॉस्ट्रल्स है. नॉस्ट्रल से आगे क्या आ रही है? नेज़ल कैविटी आ रही है, या आप कह सकते हो कि नेज़ल चैम्बर है. नेज़ल चैम्बर फर्दर किस में जा रहा है? फेरिंग्स में. तो ये जो चीज़ है वो फेरिंग्स है. नेज़ल कैविटी फर्दर किस में खुल रही है? फेरिंग्स में खुल रही है. अब ध्यान रखना, फेरिंग्स जो है वो आपका कॉमन पासेज है किसका? फूड पाइप का और विंड पाइप का. ठीक है, तो फेरिंग्स फर्दर अगर अभी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अपने उसी से रिलेटेड अगर अपने देखें तो फेरिंग्स आगे किस में ओपन हो रही है? लैरिंग्स में. लैरिंग्स फर्दर किस में जा रही है? ये लैरिंग्स है. लैरिंग्स फर्दर ट्रैकिया में जो है वो उसमें फर्दर जो है वो कंटिन्यू हो रही है. ट्रैकिया जो है फर्दर किस में जा रहे हैं? ये जो है ये ब्रोंकाई हैं. ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? किस में, मतलब जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं ब्रोंक्यूल्स में. ब्रोंक्यूल्स फर्दर जा रहे हैं एल्वुलाई में. तो ये छोटे छोटे जो आप चैम्बर्स देख रहे हो दे आर एल्वुलाई. और ये जो है वो क्या है? अपना डायफ्राम है. ठीक है, समझ आया है? तो नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड देन एल्वुलाई. अब अगर आपको ये डायग्राम, ये जो आपको स्लाइड अच्छे से समझ आ गई तो ये पैराग्राफ आपका टिप्स पे है बिल्कुल. लेट मी शो यू. या सो let's read this human respiratory system. So we have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. तो अपनों ने देखा ही था कि अपर लिप्स के जस्ट ऊपर जो है वो क्या थे? नॉस्ट्रल्स थे. अब ये जो नॉस्ट्रल्स हैं दे लेड टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज. तो नेज़ल पैसेज के थ्रू क्या आ रहा था? नेज़ल चैम्बर आ रहा था, या आप कह सकते हो कि नेज़ल कैविटी आ रही थी. नेज़ल चैम्बर फर्दर किस में ओपन हो रहा है? फेरिंग्स में ओपन हो रहा है. फेरिंग्स क्या है? अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. मैंने बताया ही था आपको कि फेरिंग्स जो है वो क्या है? कॉमन पैसेज है किसका? विंड पाइप का और फूड पाइप का. विंड पाइप क्या है? आगे वो लैरिंग्स ट्रैकिया में जो कन्वर्ट हो रही है वो पार्ट आ जाएगा. और फूड पाइप क्या है? अपनी ईसोफेगस है. ठीक है, तो ये जो है वो कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का. ना फेरिंग्स जो है ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया. अब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपनों ने मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स जो है वो ओपन हो रही है लैरिंग्स में. लैरिंग्स फर्दर जा रहा है किस में? ट्रैकिया में वो कंटिन्यू हो रहा है. नाउ लैरिंग्स अगर अपने देखें कार्टिलेजिनस बॉक्स है. रिमेंबर इट, क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन. अब लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स है. क्यों अपने इसको साउंड बॉक्स कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये साउंड प्रोडक्शन में जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है. और इस लैरिंग्स के बारे में आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है. क्या? कि ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है. साउंड बॉक्स अपने इसको कहते हैं. क्यों? क्योंकि साउंड की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है. दैट्स इट. देन आगे अगर अपने देखें तो ड्यूरिंग swallowing glottis कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स. तो क्या बोला है इसमें कि फेरिंग्स अपनों को पता है कॉमन पैसेज है. तो अब अपने खाना खाएंगे तो वो भी तो फेरिंग्स के थ्रू जाएगा और फेरिंग्स के थ्रू विंड पाइप भी कंटिन्यू हो रही है विंड पाइप में और वो फूड पाइप भी कंटिन्यू हो रही है. तो मतलब ऐसा क्या सिस्टम डेवलप है कि खाना जो है फूड जो है वो अपना विंड पाइप में ना जाके हमेशा फूड पाइप ईसोफेगस में ही जाता है. ऐसा क्या जो नेचुरल बॉडीली प्रोसेस अपना जनरेटेड है जिससे ये हो रहा है. तो इसके लिए अगर अपने देखें तो जैसे ही अपने खाना खाते हैं और एयर अपने अंदर जाती है तो अपने जब स्वेलो करते हैं तो ग्लॉटिस जो है वो क्या होता है? अपना कवर हो जाता है. कैन बी कवर्ड बाय अ
थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर जो है वो एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह काम कर रहा है। जैसे ही अपने स्वेलो करेंगे तो जो एपिग्लॉटिस है वो क्या कर लेगा, ग्लॉटिस को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से वो जो है वो विंड पाइप में नहीं जाएगा। अब ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या है, थिन, रिमेंबर थिन है और इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ठीक है। और इसकी वजह से अब फूड की एंट्री जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगी विंड पाइप में या कह लो लैरिंक्स के अंदर, ठीक है। नाउ ट्रैकिया अगर अपने देखें स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divides at the level of the fifth thoracic vertebra into a right and the left primary bronchi। क्या बोला है, ट्रैकिया जो है वो क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब है और ये जो है एक्सटेंड करेगी कहाँ से कहाँ तक, मतलब जो है ये लैरिंग से कंटिन्यू करके मिड थोरेसिक कैविटी जो है वो अपनी, मान लो ये क्या है, मिड थोरेसिक कैविटी है, ये जो है वो ट्रैकिया अपनी जो है वो एक्सटेंड कर रही है लैरिंग से और मिड थोरेसिक कैविटी तक ये चलेगी। उसके बाद ये डिवाइड कर जाएगी मिड थोरेसिक लेवल पे इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई हो जाएंगे अपने फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे। अब ये जो डिवाइडेशन अगर अपने देखें कि अपने अगर अपने बिल्कुल एक्यूरेटली बोलें, मिड थोरेसिक कैविटी तो है ही है, मिड थोरेसिक कैविटी के भी अगर अपने देखें किस लेवल पे जो है वो डिवाइड हो रहा है तो वो है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी T5 के लेवल तक जो है वो क्या हो रहा है, ट्रैकिया जो है वो एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगी इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। देन अगर अपने देखें जो ईच ब्रोंकाई है दे अंडरगो रिपीटेटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई अपने बने हैं रिस्पेक्टिव राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये फर्दर जो है वो डिवाइड करेंगे और ये बना देंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई और फिर फर्दर जो है वो क्या कंटिन्यू हो जाएगा, किस में ये कंटिन्यू हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे। नाउ एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर क्या बना देंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बना देंगे। फिर अगर अपने देखें कि ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या बोला है इसमें कि अभी तक अपनों ने जो स्ट्रक्चर्स देखे हैं मतलब इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल नहीं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। यानी अब अपने देखें कि ट्रैकिया हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई हो गए, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हो गए, इनमें क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। रिमेंबर, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called the alveoli। अब अपनों ने देख लिया था कि जो अपना कंटिन्यूशन है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल में हो गया था। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है इससे फर्दर छोटे छोटे चैम्बर्स कह लो, छोटे छोटे वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कह लो, जो कि क्या है बिल्कुल पतले से थिन वॉल्ड हैं, एकदम इरेगुलर उनकी वॉल्स हैं, तो उनको अपने क्या बोलेंगे, एल्व्यूलाई। अब वेस्कुलराइज्ड क्या है यहाँ पे, वेस्कुलराइज्ड विच मीन्स ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी मतलब अच्छी खासी है, ठीक ठाक अमाउंट में काफ़ी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई जो है वो एल्वुलाई में है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स। अब जो अपने देखें कि ये जो ब्रोंकाई की, ब्रोंक्यूल्स की फर्दर एल्वुलाई की जो ब्रांचिंग हो रही है, ये क्या है मतलब फर्दर जो ब्रोंका है वो प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी में है, ब्रोंक्यूल भी इनिशियल, टर्मिनल, काफ़ी ब्रोंक्यूल्स हैं और ये फर्दर जो एल्वुलाई छोटे छोटे चैम्बर्स में ये कन्वर्ट हो रही है, ये सब मिलके क्या बनाएंगी, लंग्स बनाएंगी। नाउ वी हैव टू लंग्स, अपने पास ऑलरेडी अपनों को पता ही है ये तो कि दो लंग्स हैं जो कि कवर्ड होंगे बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। क्या है, डबल लेयर प्लूरा है विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। अब देखो कि ये क्या है, अपना लंग है, ठीक है, ये लंग हो गया और अपने पास क्या है, ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। प्लूरल मेम्ब्रेन और जो ये लंग है इसके बीच में वेट, तो ये तो क्या होगी आपकी प्लूरल, लेट मी टेक द डार्क कलर,
तो ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, लंग है। इसके बीच में जो ये है, ये क्या है, जो येलो कलर का आपको इसमें दिख रहा है, ये येलो कलर का, दैट इज़ प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या है, अपना प्लूरल फ्लूइड है। कहाँ पे थे अपने, या प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, यानी कि लंग के और जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके बीच में ये क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। अब इसका काम क्या है प्लूरल फ्लूइड का, मतलब जब अपने रेस्पिरेशन करेंगे, जब अपने इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे, तो चांसेस है कि फ्रिक्शन हो जाए, मतलब लंग की जो सरफेस है वो आपस में जो है वो फ्रिक्शन उसके अंदर जो है वो डेवलप हो सकता है। तो उसको कम करेगा ये प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड होगा तो वो जो लेयर्स हैं वो आपस में नहीं टकराएंगी, नहीं उनका बीच में वो कोई भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक चैम्बर, या फिर कैविटी कह लो, और इनर जो अपनी जो प्लूरल मेम्ब्रेन की जो लेयर है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो लंग्स के कॉन्टैक्ट में होगी। डायग्राम से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, पहले अपने ये पढ़ लेते हैं, फिर आई एक्सप्लेन यू द डायग्राम। ठीक है, और वेयर एज इनर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो कॉन्टैक्ट में होगी विद द लंग surface. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and the ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles, humidifies, and also brings the air to the body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and atmospheric air. अब तुम सोचोगे इतनी फटाफट में ये लाइंस क्या बोल दी, आई एक्सप्लेन यू जस्ट वेट अ मिनट। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम अपने समझते हैं। तो ये अपने देख ही लिया था कि ये क्या है, ग्लॉटिस है जो कि कवर कर लेगा ताकि फूड जो है वो विंड पाइप में लैरिंग्स ट्रैकिया में एंटर ना करे। ठीक है, ये फर्दर ट्रैकिया है जो कि अपनों ने देखा था कि एक्सटेंड कर रही है अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, जो कि फर्दर जो है वो डिवाइड होगा प्राइमरी और मतलब राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में जो है वो T5 के लेवल पे, यानी कि ये जो लेवल है ये कौन सा है, T5 लेवल है। ठीक है, इतना डायग्राम समझ में आ गया ना। अगर अपने देखें तो ये ब्रोंकाई में डेवलप हो रहा है, यानी कि ब्रोंकस भी कहते हैं इसको, सिंगल में अगर अपने देखें तो ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। फिर अगर अपने देखें तो ये फर्दर ब्रोंक्यूल वगैरह में डेवलप हो रही है, ये एल्वियोलाई हैं, ये भी हो गया। और लेफ़्ट मतलब हार्ट के साइड पे जो है वो लेफ़्ट लंग की साइड पे है, सॉरी, लेफ़्ट लंग की साइड पे अपना हार्ट जो है वो टिल्ट होता है थोड़ा सा, ये डायफ्राम हो गया अपना। ठीक है, नाउ अगर अपने देखें तो ये मैंने बता ही दिया था कि ये लंग है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। सो ये प्लूरल फ्लूइड है बीच में। ये क्या है, ये जो कट सर्फेसिस आपको दिखाई गई हैं ये जो है क्या है, रिब्स हैं, कट एंड ऑफ रिब। ठीक है, ये लंग हो गया। देन अगर अपने देखें ये ब्रोंक्यूल वगैरह अपनों देख ही लिए थे, ये एल्वियोलाई है। तो इसमें जो मैं चीज़ अब आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि इसमें क्या बोला था कि जो अपनी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो तो थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में, और जो इनर अपनी प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्या है, अपने लंग्स के कांटेक्ट में है। तो मैंने क्या बोला था आपको, ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। इसकी जो अपने देखें इनर सरफेस है, ये अपनी मान लो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसकी अब जो ये इनर सरफेस है ये किसके कांटेक्ट में है, लंग के कांटेक्ट में है। और ये जो इसकी आउटर सरफेस है ये किसके कांटेक्ट में, ये जो बाहर पूरी है ये क्या है, थोरैसिक कैविटी। अपनों को पता है लंग्स जो है वो थोरैसिक कैविटी में ही लाई करते हैं, तो आउटर सरफेस जो वो डायरेक्टली थोरैसिक कैविटी के ही कांटेक्ट में, और जो इनर सरफेस है लंग के कांटेक्ट में। अब आप समझो कि लंग को जो है वो मतलब लंग मान लो को जो वेट लंग जो है वो अपना कवर है प्लूरल मेम्ब्रेन से, तो उसकी इनर सरफेस तो ऑब्वियसली जो है वो लंग के कांटेक्ट में आएगी, और जो आउटर सरफेस है वो बाहर जो भी कैविटी होगी उसके कांटेक्ट में आएगी। तो बाहर अपनी थोरैसिक कैविटी है तो वो थोरैसिक कैविटी के ही कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, आई होप मैं जितना ट्राई कर सकती थी मैंने क्लियर करने का उतना ट्राई किया। हाँ, अब अपने देखते हैं ये फ्लो चार्ट।
तो नेज़ल कैविटी अपनों ने देखा था कि नेज़ल कैविटी से फर्दर फेरिंग्स में जो है ये कंटिन्यू कर रही है, फेरिंग्स से जो है वो फर्दर लैरिंग्स में, लैरिंग्स ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर आएगा ब्रोंक्यूल, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलर सैक्स। तो अब क्या बोला है कि नेज़ल कैविटी से शुरू होके जो अपने टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट है, नेज़ल कैविटी से शुरू होके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो अपना पार्ट है उसको तो अपने क्या कहेंगे, व्हाट विल से दैट कंडक्टिंग पार्ट। इसका काम है सिर्फ एयर को बाहर से, एटमॉस्फेयर से अपने एल्वुलाई लंग्स तक लेके आना, कंडक्ट करना। तो इसको अपने क्या कहेंगे, इन सब को अपने इंक्लूड करेंगे कंडक्टिंग पार्ट के अंदर। नेम से ही क्लियर है, कंडक्ट कर रहा है, लेके आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, एयर को बाहर से अंदर अपने आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, बच्चे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलर सैक्स, ये क्या है अपने रेस्पिरेटरी, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सचेंज पार्ट। अब नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल रेस्पिरेशन यहाँ पे ही हो रही है, या फिर कह लो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर ही हो रहा है। इनका कंडक्शन में कोई रोल अपन ने वो मेन रोल नहीं देखेंगे। ये क्या कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है वो इधर ही हो रही है, रेस्पिरेशन इधर ही हो रहा है, इसीलिए अपने इसको रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट बोलेंगे। और ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट है ऊपर वाला, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, नेजल कैविटी से लेके ये पूरा पार्ट कंडक्टिंग पार्ट है, ये एयर को कंडक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको जो है वो फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा एयर। और भी इसका क्या काम है कि ये तो मैंने बता ही दिया कि फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा, उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, थोड़ा लिक्विडी करेगा। ठीक है, और क्या करेगा ये, अपना जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उस एयर को उस बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा। तो इसके ये कुछ काम है। इधर जो है वो सिर्फ रेस्पिरेशन या फिर कह लो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। इतना समझ में आया तो ये पैराग्राफ आई थिंक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब अपने वापस इसको पढ़ते हैं। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो किसके कांटेक्ट में होगी, लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगी, ये मैंने बता ही दिया आपको। नाउ द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, याद करो वो फ्लो चार्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, नॉस्ट्रल्स या फिर नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है। वेयर एज एल्वुलाई और जो उनके डक्ट्स हैं, एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, और जो एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, और इधर नहीं मेंशन किया हुआ बट ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी क्या है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ही है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई थिंक इतना आपको बिल्कुल आसानी से आराम से समझ आ गया होगा। नाउ द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई, ये मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कंडक्ट करेगा आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट में एयर को लेके आएगा, यानी एटमॉस्फेयर से अपने एल्वुलाई तक एयर को लाने में ये हेल्प करेगा। और ये क्या करेगा, ये क्लियर करेगा इसको फॉरेन पार्टिकल से, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को एयर में से हटा देगा, और जो एयर बची बाद में रिमेनिंग एयर उसको अपने एल्वुलाई तक ले आएगा, उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, लिक्विफाई करेगा, एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और अपने बॉडी टेम्परेचर पे उसको जो है वो क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट क्या है, इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। मैंने बताया था एक्सचेंज पार्ट कह लो, रेस्पिरेटरी पार्ट कह लो, ये जो है वो साइट है जहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअल में डिफ्यूजन होगा, एक्चुअल में जो है वो क्या होगी, गैशियस एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो दैट्स इट फॉर दिस पैराग्राफ। नाउ अगर आपने देखें फर्दर, lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब इस पैराग्राफ को ईजिली समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसकी हेल्प से ये पैराग्राफ विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो वेट,
अब ये देखो कि ये क्या है, अपने लंग्स हैं। लंग्स जो है वो थोरेसिक चैम्बर में है, थोरेसिक कैविटी में है। क्या बोला है कि ये थोरेसिक कैविटी मान लो तुम एक क्यूब की तरह मान लो, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मान लो। अब कोई भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो उसके पीछे जो है वो, मतलब पीछे जो बैक साइड है, डॉर्सल है, कोई साइड बनाएगी, आगे कोई और साइड बनाएगी, साइड पे कोई और साइड बनाएगी, नीचे कोई और साइड होगी, ऊपर कोई और साइड होगी। मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे जो कि क्या करेंगे, उस चैम्बर को कवर करेंगे, जिसकी वजह से वो कैविटी एक्चुअल में कैविटी बनेगी। ठीक है। तो अब थोरेसिक चैम्बर के अगर अपने देखें तो पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है, अपनों को पता है अपने बैक साइड डॉर्सल में क्या है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। अपने जो है वो इंटीरियरली अपने क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम प्रेजेंट है। लेटरली अपने देखें तो अपने रिब्स प्रेजेंट है। और डॉर्सली अगर अपने विद रिस्पेक्ट टू थोरेसिक चैम्बर देखें, नॉट डॉर्सली, अगर मैंने डॉर्सली बोला हो तो सॉरी, बट एट द लोअर साइड जो अगर अपने देखें तो वो क्या है, डायफ्राम है। तो अब अपने इस डायग्राम में देखते हैं, ये ट्रैकिया है, इसके भी अगर अपने देखें तो उधर क्या आ जाएगा, वर्टिबल कॉलम आ जाएगा। ठीक है। ये इंटीरियरली अपने क्या है, स्टर्नम है। लेटरली क्या है, रिब्स है। और अगर अपने देखें लोअर साइड पे अगर अपने देखें तो क्या है, डायफ्राम है। तो इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली और लोअर साइड पे अपने जो है वो कवर हो गया। तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कैविटी है ये इन इन चीज़ों के इन स्ट्रक्चर से मिलके बनी हुई है। ठीक है। तो ब्रोंकस ये हो गया, ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये लंग है, ये रिब है जिसका कट सेक्शन आपको दिखाया हुआ है, ये डायफ्राम है, ये लंग है, ये लंग आपको दिख ही रहा है, ये रिब्स हैं जो कि लंग्स को कवर कर रही हैं लेटरली, ये ट्रैकिया हो गया। ठीक है। नाउ लेट्स रीड द पैराग्राफ अगेन। द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। अपनों ने देख लिया कि लंग्स जो हैं वो थोरेसिक चैम्बर में है, विच इज़ एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। रिमेंबर, एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर मतलब कि अपनों ने एनाटॉमी इसकी देख ही ली कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो थोरेसिक चैम्बर को बना रहे हैं। तो ये क्या है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली। अब थोरेसिक चैम्बर के बैक साइड, पीछे जो साइड है स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट है, वो है वर्टिबल कॉलम है। वेंट्रली यानी आगे की तरफ क्या है, स्टर्नम है। लेटरली यानी साइड्स पे क्या है, रिब्स है। एंड ऑन द लोअर साइड पे अगर अपने देखें नीचे थोरेसिक कैविटी के जो नीचे स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट हो रहा है वो क्या है, डोम शेप का डायफ्राम है। ठीक है। Now the anatomical setup of the lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung or pulmonary cavity। क्या बोला है इसमें कि इसकी एनाटॉमी कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन की हुई है कि अपने जो लंग्स हैं थोरेसिक चैम्बर में, थोरेसिक कैविटी में, कि अपनों को अगर लंग्स के वॉल्यूम में चेंज करना है तो अपन को थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा। अगर अपने थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो लंग का वॉल्यूम जो वेरी करता हुआ अपनों को दिखेगा, दैट विल बी बहुत मतलब अच्छा खासा वेरी करता हुआ दिखेगा, विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग और पल्मोनरी कैविटी। तो जो वॉल्यूम में अपने थोरेसिक कैविटी में चेंज करेंगे वही वॉल्यूम, उसी प्रोपोर्शनेट में वॉल्यूम जो है वो लंग्स का चेंज होता हुआ अपनों को दिखेगा। नाउ सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो क्या कहा है इसमें कि ये जो अरेंजमेंट है अपना, ये बहुत ज़रूरी होता है ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि अपने डायरेक्टली जो है लंग का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। तो अपनों को क्या करना पड़ेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा ताकि अपने पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज कर सकें, जिसकी वजह से ब्रीथिंग जो है वो हो सके। नाउ स्टेप्स अगर अपने देखें रेस्पिरेशन के या ब्रीथिंग के, तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। 5 स्टेप्स में रेस्पिरेशन होगी। सबसे पहला स्टेप अगर अपने देखें तो खुद तुम देखो कि सबसे पहले तुम क्या करोगे कि एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लोगे, इनहेल वो ब्रीथिंग करोगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों, तो ब्रीथिंग करोगे। उसके बाद क्या करोगे, जो गैस है वो तुम्हारी, जो गैस तुम इनहेल कर रहे हो उसमें क्या होगा कि वो अपनी एल्वुलाई में जाएगी, एल्वुलाई में जाके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा,
फिर जो है वो क्या होगी, ऑक्सीजन जो एल्वुलाई में अपनों ने एक्सचेंज करने के बाद ऑक्सीजन एल्वुलाई में जो थी वो ब्लड में जाएगी, क्योंकि अपनों ने बोला था कि एल्वुलाई जो है वो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, वेस्कुलराइज्ड बैग है। तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छी खासी होगी उधर, मतलब काफ़ी बढ़िया ब्लड सप्लाई उधर होगी। तो वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी। ब्लड से वो, अब अपनों को पता है ब्लड जो है वो अपनी पूरी बॉडी में जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो वो ब्लड जो है जब अपने टिश्यूज़ में जाएगा, तो टिश्यूज़ में जो है वो अपनों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडीली रिएक्शंस जो है वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शंस में अपनों ने देखा था स्टार्टिंग में कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब ब्लड क्या ला रहा है, ऑक्सीजन ला रहा है। टिश्यूज़ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उनमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो चली जाएगी टिश्यूज़ के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यूज़ में वो कहाँ आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सचेंज हुआ। दूसरी बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, एक बार एल्वुलर मेम्ब्रेन में हुआ था, एक बार ब्लड और टिश्यू में। देन अगर अपने देखें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन अपने टिश्यूज़ में गई वो यूटिलाइज करेंगे सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, और फिर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। तो दिस इज़ रेस्पिरेशन के पॉइंट्स। अब मैं आपको फटाफट से रीडिंग लगवा देती हूँ। ब्रीथिंग को अपने पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। बता दिया था ये मैंने। देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा एल्वुलर मेम्ब्रेन में। फिर ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय द ब्लड, ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन, फिर वो ब्लड जो है वो टिश्यूज़ में जाएगा, ये भी मैंने बता दिया था। फिर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर कह लो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। फिर मैंने बताया था कि ब्लड जो है वो टिश्यूज़ में जाएगा, टिश्यूज़ में जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। फिर मैंने बताया था क्या, जो ये ऑक्सीजन है ये यूटिलाइज होगी बाय द सेल्स, और ये क्या सेल्स जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट करेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे। दिस इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली इस वीडियो से, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है वो 14.2 कवर करेंगे, विच इज़ मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ आप मिस मत करना इसको। और या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।